हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता, आपका बायोलॉजी मेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्या बात कर रहे हो सर, एक नहीं पूरे 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। बिल्कुल 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको डिटेल में स्टडी करा था। तो आज इस डिटेलिंग स्टडी को अपन एमसीक्यू की फॉर्म में लाए हैं। अपन डिस्कस करेंगे एक एक एमसीक्यू, ठीक है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि 3 इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है, और चौथा अगर करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो अपन एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे आज के इस लेक्चर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा मेरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, वो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में, क्योंकि ज़रूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि जब तक पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं होगा, थ्योरी अच्छे से नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जिसको लगता है कि उसका चैप्टर अच्छा है, उसने पढ़ रखा है, उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो भाई ये लेक्चर आप ही के लिए, ठीक है। बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। वेट ए सेकेंड। हाँ जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू है आपके पास, रीअरेंज करना है। यहाँ पे कुछ जोन्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। रूट में जो जोन्स थे उनको आपको रीअरेंज करना है, मतलब यहाँ आगे पीछे आपको दे रखे हैं, जैसे रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेम, रूट कैप जोन, मैचुरेशन, एलोंगेशन। तो आपको इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। कर लेते हैं, क्योंकि जिसने लेक्चर देखा उसको पता होगा कि सबसे पहले आता है रूट कैप जोन। क्या आता है? रूट कैप जोन। फिर आता है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन? मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक। फिर आता है आपका एलोंगेशन जोन। क्या आता है? एलोंगेशन। तो देखो, जिसको सारे लाइन से नहीं पता, अगर एक दो भी पता है कि सबसे पहले कौन सा आता है फिर बाद में कौन सा आता है, मान लो स्टार्टिंग के 2 आपको पता है, तो भी आप पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। कैसे? कि सर अगर पूरी सीरीज याद नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे पूरा सॉल्व कर देंगे। देखो ध्यान से सुनना। आपको पूछा है रीअरेंज करो, तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? रूट कैप जोन, ठीक। कहाँ है रूट कैप जोन? ये रहा, सी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले आता है रूट कैप जोन। तो देख लो, इसमें रूट कैप जोन सबसे पहले दे रखा है, मतलब ये सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दे रखा सबसे पहले, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। तो देखो, एक ऑप्शन से अपना पूरा आंसर आ गया। अगर अपन को सीरीज नहीं भी पता तो अपन को फिर भी पूरा आंसर आ गया, क्योंकि देखो रूट कैप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ये देखो मेरिस्टेमेटिक बी पे है, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में ही सबका गलत हो गया, क्योंकि रूट कैप जोन से स्टार्टिंग है, और यहाँ पे भी नहीं है रूट कैप, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि रूट कैप जोन से स्टार्टिंग होती है, हमने देखा सी सिर्फ एक ही में है, रूट कैप जोन से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही में हो रही है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर सीरीज याद भी नहीं भी रहती ना, तो भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं कि छोड़ देना है कि यार मेरे को 2 ही याद था, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ। अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो एक एक वर्ड से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आपको इतना सा पता है कि बस शुरू में क्या आ रहा है, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, इन ए इनफ्लोरोसेंस वेयर फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन ए एक्रोपिटल सक्सेशन। आपको यहाँ पे बोला है कि फ्लावर जो है एक्रोपिटल सक्सेशन में बोर्न हो रहे हैं, इनफ्लोरोसेंस है। अब वहाँ पे आपको पूछा है कि पोजीशन बताओ यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको पूछे कि एक्रोपिटल अगर सक्सेशन है और आपको पूछे कि यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की आपको पोजीशन बतानी है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए डिस्टल। डिस्टल पोजीशन पे वो ग्रो करता है यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड वो भी एक्रोपिटल सक्सेशन में कहाँ पर ग्रो करता है। तो कहाँ पर ग्रो करता है? डिस्टल पार्ट पे वो ग्रो करता है, ठीक है। सिर्फ याद रखना है कि एक्रोपिटल सक्सेशन है तो पोजीशन क्या होगी यंगेस्ट फ्लावर की? डिस्टल पोजीशन होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3,
और क्वेश्चन नंबर 3 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देखो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये भी इम्पोर्टेंट था, तो 1 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है, पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और अलग अलग तरीके से पूछ भी सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम पी पोजेज नो एंडोस्पर्म। यहाँ पे आपको पूछा है कि जैसे मटर हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, अब इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट क्यों होता है? यहाँ पर एंडोस्पर्म एब्सेंट क्यों होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दिस प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, ये ऑप्शन भी एंडोस्पर्म से रिलेटेड नहीं है और ये भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म इन देम। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर पी और ग्राम में एंडोस्पर्म नहीं है, मतलब एंडोस्पर्म वहाँ पे फॉर्म ही नहीं हुआ, तो ज़्यादातर बच्चे 99% बच्चे ये टिक कर देते हैं कि एंडोस्पर्म जो है फॉर्म्ड ही नहीं हुआ, तो रहेगा कहाँ से। तो ध्यान से सुनना, इसका असली रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम पी पोजेस नो एंडोस्पर्म, वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होता, बिकॉज क्योंकि आंसर देखो फोर्थ जाएगा, एंडोस्पर्म तो था पहले, पर एंडोस्पर्म गेट यूज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज कर लिया है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म गेट यूज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। क्लियर है ये बात आपको? सीड डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो यूज कर लिया है डेवलपिंग एम्ब्रियो ने, इसलिए जो मैच्योर सीड बनेगा वहां पे एंडोस्पर्म नहीं होगा, क्योंकि डेवलपिंग के दौरान एंडोस्पर्म तो यूज हो चुका है ग्राम और पी में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एक बार मैं स्लाइड क्लियर कर देता हूँ, वेट ए सेकेंड। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा था एक्रोपिटल सक्सेशन में यंगेस्ट फ्लोरल बड की पोजीशन, तो आपको पता है डिस्टिल। यहाँ पे आपको पूछा कि एंडोस्पर्म क्यों एब्सेंट होता है ग्राम में और पी में, तो आपको इतना याद रखना है कि एंडोस्पर्म जो है यूज हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है यूज कर लेता है जब सीड का डेवलपमेंट होता है, तो जैसे ही सीड जो है डेवलप होकर मैच्योर होता है वहाँ पर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है यूज कर लेता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 रूट बताई थी, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट, ठीक है। तो टैप रूट के बारे में अपन ने देखा था कि ये ट्रू रूट होती है, क्योंकि ये रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। तो टैप रूट आर द ट्रू रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। फिर मैंने आपको एडवेंशियस रूट के लिए बोला था कि ये फॉल्स रूट होती है। फॉल्स रूट क्यों होती है? क्योंकि ये अदर देन रेडिकल डेवलप होती है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल से नहीं होती, अदर देन रेडिकल, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो रूट्स डेवलप फ्रॉम प्लांट अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल थी मतलब एडवेंशियस वाली थी, तो आंसर क्या जाएगा? एडवेंशियस रूट, ठीक है। तो रूट्स विच डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रही है तो वो है एडवेंशियस रूट, दैट इज फॉल्स रूट सिस्टम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहां पे पूछा है वेनेशन इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी अपन ने देखा था कि वेनेशन 2 तरह से होता है, मतलब तो मैं बताऊंगा पर सुन लो। वेनेशन देखा था, एक तो रेटिकुलेट, एक देखा था पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट में इस तरह से वेनेशन था लीव्स में, ठीक है, ये रेटिकुलेट था। पैरेलल में इस तरह से था, ये था पैरेलल, पैरेलल, और ये था रेटिकुलेट, ठीक है। तो रेटिकुलेट था जो डाइकोट में मिलता था, कहाँ मिलता था? डाइकोट में। और जो पैरेलल था वो मिलता था अपन को मोनोकोट में। सीधी सी बात है, अगर एक डाइकोट में मिल रहा तो दूसरा कहीं में मिलेगा? मोनोकोट में। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि वेनेशन होता क्या है,
तो वेनेशन क्या होता है? वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट। लीव्स पर या लेमिना पर वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेन्स का और वेनलेट का अरेंजमेंट किस पे? लीव्स पे, लेमिना पे, उसे हम कहेंगे वेनेशन। और अरेंजमेंट दो तरह से, एक तो ये रेटिकुलेट वाला, ठीक है, जो डाइकोट में होता है, एक ये मोनोकोट वाला पैरेलल। ठीक है, क्लियर है आपको? एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ स्लाइड। तो देखो अपन ने क्या देखा कि रूट अगर डेवलप हो रही है रेडिकल को छोड़ के किसी भी अदर पार्ट से, तो हम उसे कहेंगे एडवेंशियस रूट, या फिर आप बोल लो फॉल्स रूट। ठीक है, अदर देन रेडिकल अगर डेवलप हो रही है तो। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखा था वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट, लीफ पर या बोल लो लेमिना पर। ठीक है, दो तरह से, रेटिकुलेट जिसमें ऐसे 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 ऐसे, और एक होता है पैरेलल, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो रेटिकुलेट था वो अपन ने देखा था डाइकोट में, और जो पैरेलल था वो अपन ने देखा था मोनोकोट में। तो वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स ऑन लीफ, या फिर आप बोल लो इन लेमिना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कि एंडोस्पर्म जो कि प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। किस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है? ठीक है, कौन सी बात चल रही है? एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। तो देखो, ऑर्किड, ऑर्किड में जो है एब्सेंट होता है। अब ग्राम आंसर यहाँ पे क्यों नहीं गया? तो देखो, ग्राम में प्रेजेंट तो था ना, अपन ने पहले देखा था यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर जो ग्राम था अपन ने बोला कि इसमें प्रेजेंट तो था, पर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज कर लिया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये एब्सेंट ही है, तो एब्सेंट तो होता है ऑर्किड में। ठीक है, क्योंकि ग्राम में तो था पर यूज कर लिया गया, तो एब्सेंट तो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो एब्सेंट अगर पूछेगा तो अपन क्या आंसर देंगे? ऑर्किड। ध्यान रखना, एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। अगर एब्सेंट पूछा है तो आंसर जाएगा बेशक ऑर्किड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप बोलोगे सर आपने ग्राम बोला था, तो हाँ भाई मैंने बिल्कुल ग्राम बोला था, पर मैंने एब्सेंट नहीं बोला था। मैंने बोला था कि वो गया कहाँ, मतलब था वहाँ पर। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसने यूज़ कर लिया किसको? एंडोस्पर्म को। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑर्किड। अगला क्वेश्चन, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे पूछा है कि दालों की फैमिली को हम क्या कहेंगे? इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ है नहीं। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर रखे हैं। तो इसका आंसर जाएगा फेबेसी। ठीक है, फैमिली ऑफ पल्सेस बोलते हैं हम इसे, दालों की फैमिली है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे फैमिली ऑफ पल्सेस तो आप बोलना फैमिली ऑफ पल्सेस, दैट इज फैबेसी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोनों को, फिर आगे चलते हैं, क्लीन करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है, किस में? किस सीड में? आंसर जाएगा ऑर्किड। ग्राम क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे था पर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज कर लिया। और मैंने यहाँ पे पूछा कि बिल्कुल ही एब्सेंट, तो एब्सेंट पूछा है तो आंसर जाएगा ऑर्किड। क्लियर है? उसके बाद अपन ने देखा मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू द फैमिली, आंसर जाएगा फेबेसी। फैब, कैसी? फैब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द। अब ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ का नहीं है, पर अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ प्लांट में, तो प्लांट में क्वेश्चन कहीं से भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि जो प्लेसेंटा है इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द, किसके पास में? तो आंसर जाएगा हाइलम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है कि जो प्लेसेंटा है वो अटैच है, ठीक है, कहाँ पर? डेवलपिंग सीड के कहाँ पर, कितनी पास? तो आंसर जाएगा हाइलम। द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द हाइलम, नियर द हाइलम, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई? देखो, इसको भी आपको याद करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी ब्लू डाई दिख जाए, तो ऐसा नहीं है ब्लू हाइज हिप्नोटाइज, वो आइज है, ये डाइज है हनी सिंह। तो अगर आपको कहीं ब्लू डाई दिख जाए तो आपको पूछा गया है कि कहाँ से,
आप एक्सट्रैक्ट करोगे इसको तो आंसर जाएगा आपका इंडिगोफेरा, ठीक है, क्योंकि ब्लू आइज तो हनी सिंह से एक्सट्रैक्ट होती है और ये जो ब्लू डाइज है वो इंडिगोफेरा से एक्सट्रैक्ट होती है, तो अलग अलग है भाई। ब्लू आइज हिप्नोटाइज वो हनी सिंह की जगह सही है, ब्लू डाइज ये इंडिगोफेरा पे रहने दो आप, ठीक है, इंडिगोफेरा के लिए ये सही है। तो आंसर याद रखना ब्लू डाइज इंडिगोफेरा, ध्यान रखना। और ये हाइलम तो 5 स्टार है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है मैच द फॉलोइंग, अपन को क्या करना है यहाँ पे, सिंपली मैच करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। देखो जैसे आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होगा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, बी का जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है, सी का 4, ये रहा सी का 4, ठीक है। डी का थर्ड एंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, बिल्कुल सबको पता है। और ए का सेकेंड, ये जो लेयर है ये न्यूट्रिशनस लेयर है, ठीक है, एलियूरोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, जैसे एग्जांपल हो गया तो बनाना। ओविल जो है सीड में कन्वर्ट हो रहा है, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, और ये जो लेयर है एलियूरोन, ये लेयर जो है न्यूट्रिशनस लेयर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। आपको यहाँ पे पूछा है कि फ्लावर को अगर आपने फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज करा तो उसे हम क्या कहेंगे, उस टर्म को हम क्या कहेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा भी था कि अगर हमने फ्लावर को अगर हमने फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज किया तो हम उसे बोलेंगे इन फ्लोरोसेंस। देखो नाम से पता लग रहा, फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस, और ये भी फ्लोर, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि अगर अपन को ट्रिक पता है। देखो FLO FLO FLO, इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो आंसर जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीव बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड द। अब मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि लीव बेस अगर फूल जाती है, लीव बेस अगर फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पल्विनस, ठीक है। तो जब लीव बेस अगर सूज जाती है, फूल जाती है, हम यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं स्वेलन, तो उसे हम कहेंगे पल्विनस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लीफ बेस था अगर वो स्वेलन हो जाता है तो उसे हम कहेंगे पल्विनस। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपने देखा द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, तो उसे हमने बोला इन फ्लोरोसेंस, ठीक है। अपन ने क्या ट्रिक बताई, FLO FLO FLO, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा कि लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें लीफ बेस जो है, कोई सा भी प्लांट हो जिसमें लीफ बेस जो है स्वेलन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पल्विनस। जहाँ पे अगर लीफ बेस स्वेलन हो जाती है, जैसे पहले मान लो नॉर्मल थी, बाद में स्वेलन हो गई, सूज गई, फूल गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, पल्विनस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 13, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है ऑप्शन। सबसे पहले दे रखा है फ्लावर, रूट, सीड, ऑल ऑफ दिस। तो एक बात बताओ, फ्लावर, बिल्कुल फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सीड, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये भी एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो जब दो ऑप्शन करेक्ट है तो इसको भी हमें करेक्ट मान के ऑल ऑफ दिस आंसर लगाना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, फ्लावर भी हो गया, सीड भी हो गया, ठीक है। तो फ्लावर और सीड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं अपन, ठीक है। वेट ए सेकेंड, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्वेश्चंस आपके सारे। ठीक,
सही, क्वेश्चन भी सही है। मैं देख रहा था क्योंकि अब अगर अपने को पास ऑप्शन है तो फिर अपन को सीट को, रूट को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा है द प्लेस ऑन स्टेम और ब्रांच फ्रॉम वेयर वन और मोर लीव में अराइज इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको पूछा है कि ऐसा प्लेस बताओ स्टेम पे या ब्रांच बोल लो उस पे जहाँ पर एक और एक से ज़्यादा लीव जो है अराइज हो सकती है, निकल सकती है। तो आपको क्या बताना है, जैसे मान लो ये स्टेम है तो इस पे ऐसी जगह बताओ जहाँ से एक या एक से ज़्यादा लीव जो है अराइज हो सकती है। तो उस जगह को हम बोलते हैं, किसी को याद आ रहा है हल्का हल्का, नोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड। तो ध्यान रखना, नोड से एक या एक से ज़्यादा लीव्स जो है अराइज हो सकती है। स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे वन और मोर लीव्स में अराइज, उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एंजियोस्पर्म का, फ्लावर, रूट, सीड। और हम बात कर रहे हैं कि स्टेम का वो पार्ट जहाँ से एक या एक से ज़्यादा लीव्स निकल सकती है तो उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, हाँ ये तो हमें देखा था कि रूट कैप तो होती है रूट पे। ठीक है, तो ये तो इजी सा है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि रूट कैप तो होती है। एब्सेंस ऑफ बड, हाँ बिल्कुल सही बात है। रूट में बड का क्या काम, जैसे मान लो तुम खुद ही सोचो यार ये रूट है, ठीक है, ये ऊपर प्लांट है बड़ा सा, ये नीचे रूट है। अब रूट में बड होती ही नहीं है तो पहली बात तो ये खत्म। रूट में नोड और इंटरनोड भी एब्सेंट होते हैं, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था। तो अभी तो इतना याद रखो, रूट में बड होती ही नहीं है, बात खत्म। रूट में रूट कैप होती है, बिल्कुल होती है, जो कि रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये होती है। तो आपको पूछा नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब ये दो ऑप्शन बचे, एक तो बी और एक डी। देखो, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर हेयर, यहाँ पे यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब आपको लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एक बात बताओ, रूट में क्लोरोफिल का क्या काम। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो रूट में क्लोरोफिल का कोई काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंसर जाएगा क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है रूट की। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समराइज भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 15 अपन को पूछा था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रूट का। तो यहाँ पर है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यार रूट में क्लोरोफिल कोई बात जमती नहीं है क्योंकि सनलाइट तो ऊपर या लीव्स में होती है क्लोरोफिल तो। ठीक है, तो रूट में क्लोरोफिल ये तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ही नहीं रूट का, तो आंसर जाएगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल। ऐसी रूट बताओ जो रेडिकल के अलावा डेवलप हो जाए तो उसको हम कहेंगे एडवेंशियस रूट। ठीक है, अपन ने पहले भी देखा था कि ऐसी रूट, एडवेंशियस रूट को हम बोलते हैं फॉल्स रूट। फॉल्स रूट, ठीक है, तो फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी रूट है जो रेडिकल के अलावा किसी भी अदर पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, तो उसे हम बोल रहे हैं एडवेंशियस रूट। ठीक है, एडवेंशियस रूट को हम बोल रहे हैं फॉल्स रूट। क्यों, क्योंकि ये रेडिकल के अलावा ओरिजिनेट हो रही है, और जो रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है उसे हम बोल रहे थे ट्रू रूट। ठीक है, क्लियर है, उसे हम बोल रहे थे टैप रूट, ट्रू रूट, जो रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है, और जो नहीं हो रही उसे हम बोल रहे हैं फॉल्स रूट, या फिर आप बोल लो एडवेंशियस रूट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इजी सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको पूछा है स्टेराइल स्टेमन को हम क्या कहेंगे। अगर कोई स्टेमन स्टेराइल है तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टिग्मा, एपोकार्पस, सिनकार्पस। तो ये देखो, ये तो फालतू के ऑप्शन है, किसी काम के नहीं। आंसर जाएगा स्टेमिनोड। ठीक है, क्योंकि स्टिग्मा तो क्या होता है कि फीमेल फ्लावर पे होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आते हैं, तो स्टेराइल स्टेमन को थोड़ी ना हम स्टिग्मा कहेंगे यार। और तो बस ऑप्शन डाल देते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं बिना पढ़े आ जाते हैं तो कुछ भी टिक कर देते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेमन जो है आपका, आपका नहीं मतलब प्लांट का, ठीक है, आपका तो सबका स्टेराइल ही होगा मुझे उम्मीद है पक्की। तो अगर स्टेमन जो है स्टेराइल है, सॉरी स्टेराइल नहीं होगा आपका,
तो अगर स्टेमन जो है स्टेराइल है प्लांट का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टेमिनोड। ठीक है, तो आंसर जाएगा स्टेमिनोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूछा है कि मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इज एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ। ये क्वेश्चन वैसे तो इस चैप्टर का होना नहीं चाहिए, पर फिर भी प्लांट है तो मैं पहले ही बोलता हूँ कहीं भी कुछ भी। ठीक है, और इसका आंसर क्या जाएगा, आपको पूछा है कि मीजोकार्प और एंडोकार्प एडिबल पार्ट है कौन से फ्रूट का। तो देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो बनाना, तो फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प जो है एडिबल होता है, तो उसका आंसर जाएगा बनाना। तो बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है, द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे जो मीजोकार्प और एंडोकार्प होते हैं वो एडिबल पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा था स्टेराइल स्टेमन, तो आपका आंसर था स्टेमिनोड। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा है कि मीजोकार्प एंडोकार्प जो है एडिबल पार्ट है वो किस में है, तो वो है बनाना में। और बनाना क्या होता है, ऐसा फ्रूट होता है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है उस फ्रूट को, ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू यू ईट इन कोकोनट। आप जो कोकोनट खाते हो, तो कोकोनट में आप क्या खाते हो, एग्जैक्टली उसमें क्या खाते हो। क्या आप मीजोकार्प खाते हो, क्या आप फ्रूट वॉल खाते हो, क्या आप एम्ब्रियो खाते हो, क्या आप पूरा सीड ही खा जाते हो। तो देखो, जो कोकोनट में जो अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, जो नारियल आपको हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या होता है, सीड होता है। तो आप एंटायर सीड ही खा जाते हो कोकोनट में। ठीक है, तो कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है, एंटायर सीड, वो अंदर का जो सफ़ेद है वो सीड बोलते हैं उसको, कोकोनट का सीड, तो वो खाने योग्य होता है, खाने लायक होता है। तो कोकोनट में हम क्या खाते हैं, एंटायर सीड खा लेते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको पूछा है एपीपेटलस कौन सी कंडीशन होती है। एपीपेटलस एक कंडीशन ऑफ, किसकी कंडीशन होती है, क्या वो प्लेसेंटेशन होता है, स्टेमन की कोई कंडीशन होती है, एस्टिवेशन होता है, या फिर होती है वो पोजीशन ऑफ ओविन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एपीपेटलस एक होता है, गेमोपेटलस, एपीपेटलस, तो ये सब स्टेम के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टेम एपीपेटलस है। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि हमने कुछ टर्म्स यूज़ करी थी जैसे एपीपेटलस, तो ये किसके लिए है, ये किस कंडीशन के लिए, ये स्टेमन की बात चल रही है यहाँ पे। क्योंकि ओवेरी की रेस्पेक्ट में तो हमने देखा था हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ये एपीगाइनस देखा था हमने, एपीगाइनस। ठीक है, तो एपीगाइनस अलग है, एपीपेटलस अलग है। एपीपेटलस तो हम स्टेमन के लिए देख रहे थे। तो आंसर जाएगा 20 का सी। तो 19 का आंसर है कि अब कोकोनट में क्या खाओगे, आप बोलोगे एंटायर सीड, हम तो पूरा सीड ही खा लेते हैं, बिल्कुल खाते हैं। और 20 में आपको पूछा है कि एपीपेटलस कैसी कंडीशन होती है, तो आपको बोलना है स्टेमन वाली कंडीशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि क्यूटिकल एब्सेंट, एंडोजिनस इन ओरिजिन एंड नोट्स आर एब्सेंट। तो ये तो मेरे को एक ही चीज़ की याद दिलाता है। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो ये क्या बनाई मैंने, रूट, ये बनाई मैंने स्टेम, और ये बना दी मैंने लीव्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको पूछा है कि क्यूटिकल एब्सेंट, क्यूटिकल वहाँ एब्सेंट होती है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, भर भर के पानी होता है, क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है पानी को बचाना। अब रूट में एक बात बताओ, पानी भर भर के होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सॉइल के अंदर है, वहाँ तो गीला इन्वायरमेंट है, तो रूट में क्यूटिकल तो एब्सेंट होती है, क्यूटिकल एब्सेंट होती है। दूसरा, एंडोजीनस इन ओरिजिन, बिल्कुल रूट जो है एंडोजीनस ओरिजिन की होती है। तीसरा, यहाँ पे नोट्स और इंटर नोट्स रूट में एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे पूछा है एब्सेंट। अगर प्रेजेंट पूछा होता तो ये जो स्टेम है ये आंसर जाता। ठीक है, पर आपको बोला है कि रूट्स में नोड और इंटर नोड एब्सेंट होते हैं, पर आपको पूछा भी है कि नोड एब्सेंट, तो यहाँ पे नोड भी एब्सेंट है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि क्यूटिकल भी एब्सेंट, नोड भी एब्सेंट, एंडोजिनस ओरिजिन, तो आंसर जाएगा रूट रूट रूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर टैप रूट। हमें बोला है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बता दो टैप रूट का। पहले इसे क्लियर करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन को। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना टैप रूट से रिगार्ड। ठीक है, तो आप सभी को पता है टैप रूट क्या होती है, ट्रू रूट होती है। ट्रू रूट मतलब क्या होता है, जो कि रेडिकल से बनी हो, रेडिकल से ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्या टैप रूट कैरेक्टर है मोनोकोट का? अरे भाई, टैप रूट कहाँ से मोनोकोट का कैरेक्टर हो जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या टैप रूट ट्रू रूट सिस्टम है? बिल्कुल, हमने देखा कि टैप रूट जो है ट्रू है, तो ये बिल्कुल सही है। ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, हमने देखा कि हाँ बिल्कुल ये रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए ये ट्रू है, तो ये भी सही है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों कंबाइन होकर बनाती है टैप रूट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है कि कैरेक्टर ऑफ मोनोकोट। हमें पता है कि टैप रूट अगर ट्रू है और इतना बढ़िया सब कुछ है कि रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो ही नहीं सकता, वो होता है डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स। टैप रूट जो होती है डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पूछा था, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर ऑफ मोनोकोट। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि टैप रूट आर द ट्रू रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, तो यहाँ पर डाइकोट आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पे दे रखा है मोनोकोट, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जिंजर का आपको पूछा है कि जिंजर किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था राइजोम, राइजोम के अंदर आएगा जिंजर। तो जिसको याद नहीं है, अदरक, ठीक है, तो जैसे होते हैं ना वो आर्ट्स वगैरह वाले, मतलब अदरक की शक्ल जैसे लोग होते कुछ, तो ऐसे याद रख लो कि राइजोम जो है अदरक में आएगा, मतलब जिंजर जो है राइजोम में आएगा। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है कि जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 आपको यहाँ पे पूछा है कि ये लॉन्ग ग्रीन स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली ऑन सॉइल सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लॉन्ग ग्रीन स्टेम, ठीक है, लॉन्ग ये ग्रीन है, स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे ग्रो हो रहा है, इसको भूल जाओ, ऐसे ग्रो हो रहा है सॉइल सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर दे रखा है आपका रनर, सकर, गाली लग रही है, फकर नहीं, सकर है, स्टोलन, ऑफसेट, रनर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इतना सा आपको पूछा है कि ये लॉन्ग ग्रीन स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड, एक लंबी ग्रीन स्टेम है जिसके पास बड़े बड़े इंटरनोड है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रही है सरफेस पे, उसे हम क्या कहेंगे? आंसर जाएगा रनर। ठीक है, याद रखना। और वैसे जो ऑफसेट है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लो आप, आइकोनिया होता है। तो देखो, एक क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या होता है? पिस्टिया, वुल्फिया, आइकोनिया होता है। तो आइकोनिया मेन एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का, या बंगाल बोल रहा, बंगाल का टेरर है। अब ये क्यों है, क्या होता है, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या क्लास 12 की बायोलॉजी में देखेंगे कि आइकोनिया क्या है, आइकोनिया को हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। पर अभी आपको इतना सा याद रखना है कि ऑफसेट के अंदर एग्जाम्पल आएगा पिस्टिया, वुल्फिया, आइकोनिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि एक लॉन्ग ग्रीन स्टेम जिसके पास बड़े बड़े इंटरनोड है, ग्रो हो रही है हॉरिजॉन्टली सॉइल सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रनर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23 जिंजर वाला, और ये है क्वेश्चन नंबर 24 आपका ग्रीन स्टेम वाला। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूछा है कि फाइलोटेक्सी रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटेक्सी किसका अरेंजमेंट है, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्या फाइलोटेक्सी फ्लोएम वोएम का अरेंजमेंट है? बिल्कुल नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोएम के बारे में कोई बात नहीं करी। क्या फाइलोटेक्सी लीव्स ऑन ब्रांच, क्या ब्रांच पर लीव्स का अरेंजमेंट उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। वैनसिल लीफ, ये तो हमने देख ली, ये तो है ही। लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि एक्सिलरी बर्ड इन ए प्लेन, क्या प्लेन में एक्सिलरी बर्ड, उसको हम कहेंगे? तो नहीं। तो सीधा सा आंसर है फाइलोटेक्सी होता क्या है? लीव्स ऑन ब्रांच, ब्रांच पे लीव्स का अरेंजमेंट, उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा अपनी डेफिनेशन पे रहना है कि फाइलोटेक्सी क्या होती है? ब्रांच पे लीव्स का अरेंजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सी। तो सीधा सा अपन को ढूंढना है और टिक कर देना है, क्योंकि जितना ऑप्शन पढ़ेंगे उतना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जहां अपन को क्लियर है कि हाँ ये डेफिनेशन है, वहां सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है,
वहाँ अपन को देखना है कि हाँ ये लाइन है और टिक कर देना है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए रखे होते हैं आपका, आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको पूछा है कि आपके फ्लावर में अगर ओवेरी जो है सुपीरियर है तो आप उसे क्या कहोगे? पेरीगाइनस, एपिगाइनस, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। तो देखो, ओवेरी सुपीरियर है मतलब ओवेरी जो है बाहर आ रही है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं हूँ सुपीरियर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हाइपोगाइनस की कंडीशन होती है जहाँ पे, जैसे मान लो ये फ्लावर है, तो जैसे यहाँ पर जो है ये ओवेरी सुपीरियर होती है इस तरह से। ठीक है, तो ओवेरी है ये और ये सुपीरियर है, मतलब बाहर आ रही है, बोले मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं हूँ सुपीरियर। तो फ्लावर में अगर ओवेरी सुपीरियर होती है तो उसका आंसर जाएगा हाइपोगाइनस। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस इज द कंडीशन इन विच ओवेरी इज सुपीरियर इन फ्लावर। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोगाइनस। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या पूछा है देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, समराइज करना जरूरी है। चलो, बाहर से आना पड़ेगा, एक सेकंड। अपन ने कर ली हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इधर फ्रॉम करंट स्लाइड। होता है नेटवर्क प्रॉब्लम कभी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है ऑन मैच्योरिटी एंड ओव्यूल फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे? तो आप सभी को पता है यार कि ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल होता है कन्वर्ट बाद में सीड में। तो पहले मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। आप सभी को पता है कि जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर मैच्योरेशन। तो ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ये रहा सीड, सीधी सी बात है। तो मैच्योरेशन बोल लो या मैच्योरिटी बोल लो कि ओव्यूल मैच्योर होने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम सभी को पता है ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन, आपको पूछा है जो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है वो कहाँ पर मिलती है? क्या वो मोनोकोट में मिलती है, डाइकोट में मिलती है, ब्रायोफाइटा में मिलती है, जिम्नोस्पर्म में मिलती है? तो देखो, फाइब्रस रूट सिस्टम ये सेकंड वाला रूट सिस्टम है। अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले अपन ने देखा था टैप रूट, फिर देखा था फाइब्रस रूट, फिर लास्ट में देखा था एडवेंचरस रूट। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो टैप रूट है उसे हम बोलते हैं ट्रू रूट, क्योंकि ये रेडिकल से बनती है। जो एडवेंचरस रूट है इसे हम कहते हैं फॉल्स रूट, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं बनती, रेडिकल को छोड़ के किसी से भी बनती है। जो फाइब्रस रूट है ये अपन ने बीच में देखी थी। ठीक है, तो फाइब्रस रूट जो है मोनोकोट में मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी? मोनोकोट में, क्योंकि टैप रूट तो डाइकोट का कैरेक्टर हो गया, अच्छी रूट है। और एडवेंचर्स जो है ये मोनोकोट का कैरेक्टर हो गया, पर कुछ डाइकोट में भी ये मिलती थी। ठीक है, और जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट के लिए बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पे मिलता है, तो आंसर जाएगा मोनोकोट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका क्या जाएगा? मोनोकोट। ठीक है, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको पूछा है कि रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? तो लास्ट लेक्चर में अपने एक डायग्राम देखा था एनसीईआरटी का। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से था, नीचे था रूट कैप जोन, फिर मरिस्टेमेटिक जोन, फिर यहाँ पे था एलोंगेशन जोन, और लास्ट में था यहाँ पे मैच्योरेशन जोन। यही जोन थे सारे। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि सबसे पहले था रूट कैप जोन, ठीक है, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन था, फिर ये वाला जो जोन था ये एलोंगेशन था, और जो सबसे ऊपर था मैच्योरेशन था, वहाँ पे साइड में रूट हेयर थे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट हेयर थे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर थे, तो यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है? काफ़ी इजी। अब देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्या बात है, सबके चेहरे पर अलग से स्माइल आ जाती है ना। आखिरी क्वेश्चन, हाय आखिरी क्वेश्चन, चल देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं तुम्हारा। देखो, स्टेम टेंड्रिल कैन बी फाउंड इन, अब ये स्टेम टेंड्रिल कहाँ पे मिलती है? क्या वो क्यूकम्बर में मिलती है, पम्पकिन में मिलती है, ग्रेप वाइन में मिलती है? तो देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अपन को इतना पता होना चाहिए स्टेम टेंड्रिल होती है। ठीक है, पर अगर आपको पूछ ले एग्जाम्पल से कि वो काई में मिलती है, क्या वो ककड़ी में मिलती है,
पम्पकिन में मिलती है, अंगूरों में मिलती है, अंगूर में, ग्रेपवाइन में। तो आपको आंसर जाना चाहिए सब में। वो क्यूकम्बर में भी है, वो पम्पकिन में भी है, वो ग्रेपवाइन में भी है, स्टेम टेंड्रिल सभी में मिलती है, पम्पकिन में भी, क्यूकम्बर में भी, ग्रेपवाइन में भी। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे रखी है नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर की। वेट ए सेकंड, इसको क्लियर करते हैं क्योंकि समराइज करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो बैक जाके आना पड़ेगा। आंसर की मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने आंसर की दे रखी है आपको, जिसको मैं करंट स्लाइड से बढ़ा करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक दो आंसर्स में बाकी सारे सही हैं। ठीक है, जो मैंने बताया क्वेश्चन तो सारे एज इट इज़ है, पर आंसर की में एक दो आपको ऊपर नीचे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, सर ने सही पढ़ाया, बस आंसर की ऊपर नीचे हो गई हल्की सी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही गलती है बस। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है, बाकी सब तो सही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समराइज़ कर लेते हैं सबको जल्दी से 5-10 मिनट में। ज़रूरी है क्या, याद हो रहा है तो अच्छे से ही हो ना, 5 मिनट के चक्कर में क्यों कमज़ोर याद करें, समझ रहे हो। फ्रॉम बिगनिंग में स्टार्ट कर देता हूँ इसको, मार्कर वगैरह ऑन कर लेते हैं और चलते रहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, वेट ए सेकेंड। हाँ जी, अपन ने देखा कि अपन को रीअरेंज करना है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले रूट कैप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन और लास्ट में रूट हेयर जोन। ठीक है, तो ये अरेंज हो रहा है रूट कैप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, एलोंगेशन जोन, ठीक है, रूट हेयर जोन और जोन ऑफ मैचुरेशन। तो इस तरह से अरेंज करना है आपको कि रूट कैप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आपको मैंने पूछा था कि अगर एक्रोपिटल सक्सेशन है तो सबसे यंगेस्ट फ्लावर, फ्लोरल बर्ड कहाँ पर डेवलप होगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक्रोपिटल सक्सेशन हो और यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड का आपको पूछे तो आपको याद रखना है डिस्टल। फिर अपन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था कि ग्राम और पी में जो एंडोस्पर्म है वो गया कहाँ था, तो सही, पर गया कहाँ। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एंडोस्पर्म को यूज़ कर लेता है, इसलिए जो फाइनल होता है वहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू यूज़ हो चुका होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको पूछा था कि रूट अगर अदर देन रेडिकल डेवलप होए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एडवेंशियस। क्लियर है। उसके बाद आपको पूछा था वेनेशन हम किसके लिए बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था वेनेशन का मतलब होता है वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट लेमिना में, लीफ में। दो तरह से मैंने बताया था, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट मैंने बताया था डाइकोट में, पैरेलल मैंने बताया था मोनोकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म जो कि प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो किस में एब्सेंट होता है। और यहाँ बात चल रही एब्सेंट की, तो भैया आंसर जाएगा ऑर्किड। ठीक है, ध्यान रखना, ग्राम क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था पर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज़ कर लिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट था, इसमें था तो सही ना। अगला देखो, दालों की फैमिली, और अगर जहाँ भी दाल आ जाए तो आप क्या कहते हो, घर पे मम्मी चाहिए, मम्मी फेबुलस दाल बनी है, फैब। ठीक है, तो आंसर जाएगा फेबेसी, दालों की फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द, आंसर जाएगा हाइलम। इसको तो याद कर ही लो आप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। तो देखो मैंने बोला था आपको ब्लू आइज नहीं ब्लू डाई है, क्योंकि ब्लू आइज हनी सिंह का काम है और ब्लू डाई आपका काम है इंडिगो फेरा का। तो कोई भावनाओं में आके ऐसा मत बोलना कि सर ब्लू आइज है, हनी सिंह ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई, ब्लू डाई लिखा है और ब्लू डाई इंडिगो फेरा से ऑप्टेंड होती है, एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, वो मेरे को भी पता है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, पर यहाँ पे ब्लू डाई इंडिगो फेरा। क्लियर है। चलो मैच करना है, बड़ा सिंपल सा है। ओव्यूल से बनेगा सीड, यहाँ पे ये रहा सीड। एंडोस्पर्म जो है डबल फर्टिलाइजेशन से बना है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, और ये जो लेयर ये न्यूट्रिशियस है। बस हो गई। यहाँ पे आपको पूछा है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो FLO FLO FLO, इनफ्लोरेसेंस आंसर। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बी स्वेलन, और उसे हम कहते हैं पल्विनस 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 पल्विनस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर भी है, सीड भी है, तो रूट भी होगा ही सही, क्योंकि अगर दो ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दिस। द प्लेस ऑन स्टेम और ब्रांच फ्रॉम वेयर वन और मोर लीव में अराइज, उसे हम कहेंगे नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। तो अपन ने देखा था कि भैया क्लोरोफिल का तो कोई काम ही नहीं है रूट में, कहाँ से आ गए आप। आंसर रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। अरे भैया अदर देन रेडिकल तो एक ही चीज याद आनी चाहिए, या तो एडवेंचर्स बोल लो या बोल लो फॉल्स रूट। आंसर नेक्स्ट स्लाइड। चलो बाहर आके आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं, आ जाओ फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, रिवीजन में मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि रिवीजन में याद हो जाता है, और अगर इतना टाइम दिया है तो थोड़ा और। स्टेराइल स्टेमन के बारे में आपको पूछा है तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि अगर स्टेराइल स्टेमन है तो आपका आंसर जाएगा स्टेमिनोड, ठीक है। मिजोकार्प, एंडोकार्प, ये किस में एडिबल होते हैं? ये होते हैं बनाना में एडिबल। और बनाना जो है एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। व्हाट डू यू ईट इन कोकोनट? तो हमने बोला था हम तो पूरा सीड ही खा जाते हैं कोकोनट का, सफेद सफेद। एपिपेटलस, ये कंडीशन होती है स्टेमन की। क्यूटिकल एब्सेंट, एंडोजीनियस इन ओरिजिन और नोड्स भी एब्सेंट। तो ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने रूट के। नमस्ते रूट, आप सही हो। क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे आपको पूछा है कि टैप रूट से रिलेटेड आप इनकरेक्ट ऑप्शन बता दो। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों से बनती है, सही है। ट्रू रूट है टैप रूट, रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। ये मोनोकोट का कैरेक्टर नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो डाइकोट का है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूछा है कि जिंजर किसका एग्जाम्पल है? आंसर जाएगा राइजोम, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया था लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है सॉइल सरफेस पे। आंसर जाएगा रनर, रनर रनर रनर, ठीक है। फाइलोटेक्सी रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको बोला था लीव्स ऑन ब्रांच, सीधा सा आपको याद रखना है फाइलोटेक्सी लीव्स ऑन ब्रांच। फ्लावर दैट सुपीरियर ओवेरी, ओवेरी सुपीरियर दिखा रही है तो आंसर जाएगा हाइपोगाइनस के। यहाँ मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, ओवेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर ओव्यूल जो है मैच्योर हो गया या मैच्योरिटी हो गई उसमें, तो काय में कन्वर्ट होगा? सीड में। और अगर ओवेरी में मैच्योरेशन हो जाए तो वो काय में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। ओव्यूल सीड में, ओवेरी फ्रूट में। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। द फाइबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, द फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड है। ये आंसर जाएगा मोनोकोट। मैंने आपको बता दिया टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंचरस रूट। रूट एयर डेवलप फ्रॉम, तो मैंने आपको बोला मैचुरेशन जोन में रूट एयर डेवलप हो जाते हैं, तो ये रूट एयर डेवलप फ्रॉम मैचुरेशन, ठीक है। लास्ट था आपका स्टेम टेंड्रिल, किस में मिलता है? क्यूकम्बर में भी, पंपकिन में भी, ग्रेप वाइन में भी, ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, पूरी बायोलॉजी क्लास 11th में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो बने रहिए शुभम गुप्ता के साथ, चैनल से जुड़े रहिए एजुग्राउंड से, और बहुत जल्द आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। और एक ही वीडियो में, 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर में कवर करा दूंगा, और फिर अगले दिन उसके MCQ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये 30 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी तो है बिल्कुल, चैप्टर रिवाइज करना है और इम्पोर्टेंट भी। थैंक यू।